By Dr. Saeeda Danish, inshallah. About to start. Just a bit of a long introduction. Dr. Saeeda is a PhD that has done a doctorate in clinical psychology from Institute of Clinical Psychology, University of Karachi. And it's not just that, she is a hypnotherapist and an NLP practitioner, MGH, USC certified. She has also done an MPhil clinical psychology in Clinical Psychology Institute of Clinical Psychology from Karachi University, and her post-magisterial diploma, that is PNDC in Clinical Psychology from Institute of Clinical Psychology, Karachi University. She has even taught at Preston Institute of Management Sciences and Technology, and also at BAMM, Prestigious College. She has worked at Bagai Hospital as senior lecturer and clinical psychologist, mashallah. And she's also worked at the Recovery Rehabilitation Hospital. She served IVF DUHF for 2 years, and presently she's working at the Sin Institute of Physical Medicine and Rehabilitation as a neuropsychologist. Please would like to come and enlighten us with important things. Thank you. Assalamu everybody. As you all know that I'm Dr. Saeeda Danish, and today's topic of my presentation is psychological health. Right. So before describing it, what the psychological health is, psychological health जो होती है हमारे इस सोसाइटी में खुसूसन जहाँ पर प्रेशर्स बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, प्रेशर्स हैं, टाइम लिमिट्स हैं बहुत ज़्यादा जो हमें अचीव करनी पड़ती हैं, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस कि इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी डिटेल में कि व्हाट एक्चुअली साइकोलॉजिकल वेल बीइंग या साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या होती है. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम एनी वन ऑफ यू कि व्हेन यू लिसन द वर्ड ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो व्हाट कम्स इन योर माइंड. क्या आपके जहन में आता है जब आप साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में सुनते हैं या ये वर्ड आपको यहाँ तक आता है? व्हेन यू हियर दैट, इमोशनल वेलबीइंग. ऑलराइट, एनीवन एल्स? ऑलराइट, इमोशनल वेलबीइंग इज वन एरिया ओनली. ओके, साइकोलॉजिकल हेल्थ की या वेलबीइंग की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेलबीइंग की. वेलबीइंग क्या होती है? द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. ओके, अगर आपके अंदर हैप्पीनेस है और सेटिस्फैक्शन विद लाइफ है तो आप समझ जाएं कि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ मौजूद है. इट इज़ प्रेजेंट देयर. सेकेंड थिंग कि जब हम बात करते हैं कि आपकी वेलबींग अच्छी है, यू हैव डेवलप्ड वेलबींग, तो वहाँ पर आप अपनी एबिलिटीज़ को भी रिकग्नाइज करते हैं. ठीक है, खुशी में इंसान अपनी एबिलिटीज़ को रिकग्नाइज करता है. जैसे कि अगर आप किसी भी अचीवमेंट की वजह से अपनी किसी चीज़ के ऊपर खुश हैं या अपनी फैमिली में किसी की अचीवमेंट की वजह से खुश हैं, तो आपकी वेलबींग अगर बढ़ी भी है तो आपको अपनी एबिलिटीज़ को रिकग्नाइज करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि यू नो दैट कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है, और वो कैपेसिटी आपकी खुशी में इम्प्रूव होगी, ज़्यादा होगी. जब आपकी एबिलिटीज़ जो हैं आप रिकग्नाइज कर पाएंगे तो ऑन द सेम हैंड आप कोप कर सकेंगे प्रॉब्लम्स के साथ जो डे टू डे लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स होते हैं. यहाँ पर मैं बात करूँगी दो किस्म की कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ का. कोप किसे कहते हैं? अपने मसले को हल करने की एबिलिटी. ठीक है, इसमें दो टाइप्स हैं. पहली टाइप इमोशनल कोपिंग होती है. इमोशनल कोपिंग में इंसान सिर्फ यादिंग करेगा या अपना टाइम वेस्ट करेगा, रोएगा, इमोशनल डिस्चार्ज होगा. और जो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग होगी, उस कोपिंग में सीकिंग हेल्प एंड गाइडेंस, मशवरा करना, बातचीत करना और मसले को हल करना, ये दो किस्म की कोपिंग्स हैं. तो कोपिंग जब हमारी अच्छी होती है, अगर हम बात करते हैं किसी से, हमारा कोई प्रॉब्लम है, हम किसी से बात करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, तो हमें सोल्यूशन मिलता है. राइट, इससे हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती है. परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो हम अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. राइट, तो ये तमाम चीज़ें इंटर रिलेटेड है. एंड दिस इज़ द डिस्क्रिमिनेशन बाय WHO, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा इजी करके बताया कि पहले हमारी वेलबींग बेहतर होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, डेवलप एंड मेंटेन होनी चाहिए. देन हमारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं? प्रॉब्लम फोकस कोपिंग है तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. राइट, एंड हम अपनी प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे, एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन इट कम्स टू कि हम जब
ये तमाम चीज़ें कर रहे होंगे तो हम अपने काम को भी इम्प्रूव करेंगे और हम अपने सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। A mentally healthy person can what? क्या कर सकता है वो इंसान जिसकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव्ड हो, जिसकी मेंटल हेल्थ प्रेजेंट हो, वो क्या कर सकता है? नंबर 1, क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। सोचने समझने में क्लैरिटी आ जाएगी, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो मिथ्स हैं, वो हट जाएंगे। अगर आप अंदर से खुश होंगे, आपकी एबिलिटीज आपको पता है, कोपिंग स्ट्रेटजीज अच्छी हैं, तो आप यहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी। सेकंड, आप अपनी रिलेशनशिप्स को एंजॉय करेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे और आप अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को भी एंजॉय करेंगे, ठीक है। अगेन इट कैन हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ कोपिंग स्ट्रैटेजीज और आपका काम इम्प्रूव होगा इससे। हाउ टू डेवलप एंड मेंटेन साइकोलॉजिकल हेल्थ। अच्छा, साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आर नॉट डिफरेंट, बोथ गो हैंड टू हैंड, और इसका ताल्लुक बॉडी की यानी कि हमारी फिजिकल हेल्थ से भी है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी टेक्निक्स मैं बताती हूँ पेशेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ। बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि जो इन पर्सन भी बताती हूँ, मैं फेस टू फेस बताती हूँ, ग्रुप्स में बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी वी आर इन शॉर्ट इन टाइम, हमारे पास कम टाइम होगा, तो कुछ मैं प्रैक्टिस यहाँ पर भी करवा दूँगी और कुछ आपको बता भी दूँगी कि कैसे आप अपनी घर बैठे मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आई वॉन्ट दिस सेशन टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। क्योंकि आजकल हम प्रेशर का शिकार हैं, हमारे ऊपर प्रेशर है, स्ट्रेसर्स हैं, एवरीबडी ऑन देयर ओन लेवल, स्टूडेंट हो, कोई हाउसवाइफ हो, वर्कर हो, कोई कहीं पर काम करता हो, तो हम सब फेस करते हैं। एक चीज़ जो मैं हमेशा बताती हूँ वो ये है कि एट लीस्ट वन गुड एक्सपीरियंस और प्लेजेंट एक्सपीरियंस वी ऑल हैव टू रिकॉल एवरी डे। हमें अपनी मेमोरी से रोजाना मिनिमम एक अच्छा एक्सपीरियंस रिकॉल करना है, ओके। उसके टाइमिंग्स क्या होंगे? मॉर्निंग के या इवनिंग के हो सकते हैं, या सोने से पहले या उठने के बाद, ओके, ताकि आपका डे फ्रेश गुजरे। अच्छा, अब वो रिकॉल करने का इस तरह से होगा कि आप अपने काउच पे होंगे या बेड पर लेटे होंगे या बैठे होंगे बहुत रिलैक्सिंग स्टेट में, और आपने अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। खुसूसन आपके जो टेम्पल है, जो टेम्पल एरिया है, शोल्डर्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है इंसान के टेम्पल्स पे और फोरहेड पे, तो बिल्कुल रिलैक्स छोड़ के और रिकॉल करें कोई अच्छा प्लेजेंट इवेंट। जो लो मूड के साथ लोग होते हैं, जिनका कॉन्सिस्टेंटली लो मूड होता है, या डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, या डायग्नोज होने वाला होता है उनको, तो वो लोग ये कहते हैं कि वी डोंट हैव एनी गुड प्लेजेंट एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ। इतने टाइम हो गया, हमारे पास तो कोई अच्छा वाक़या ही नहीं है, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं हमारे साथ। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्या ये पॉसिबल है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ? नो ना, क्योंकि हम खुद ओवरलुक कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट हुआ होगा। लाइक अगर हमें वक्त पर जो है वो सुबह गाड़ी मिल जाती है, हमें हमारी गाड़ी, अगर हमारी कार है तो वो तैयार हमें मिल जाती है, वो सफाई हो जाती है उसकी, राइट। अगर हमें पंप से पेट्रोल टाइम पे मिल जाता है, अगर हमारे बाकी काम टाइम पर हो रहे हैं, ठीक है, हमें हर चीज़ टाइम पे मिल रही है, तो क्या ये प्लेजेंट नहीं है? अगर हम कहीं कुछ इम्प्रूव करते हैं लाइफ में, किसी को कुछ अच्छा बताते हैं, सिखाते हैं, तो क्या ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है? अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, अगर कुछ अचीव किया है, आपके बच्चों ने कुछ अचीव किया है, या जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, कभी कोई पोजीशन आई है, या आप अच्छे ग्रेड से पास हो गए हैं, तो वो भी आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा जो आप रिकॉल कर सकते हैं। एनीथिंग। अच्छा, जो लोग रिकॉल नहीं कर पाते, अपने पास से कहेंगे हमें याद नहीं है, दे कैन क्रिएट। उनको मैं क्रिएट करवाती हूँ कि आप क्रिएट करें कि आप के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ क्या थी जो आपने नहीं की। वही फला चीज़ थी, जैसे कि किसी के सामने बोलना, या किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, ठीक है। लोगों के लिए बड़ी डिफिकल्ट चीज़ होती है। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको मुश्किल होती है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने में, जो लोग मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, राइट। ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम बता नहीं पाते, हम उनको मिसकम्युनिकेट कर देते हैं, कभी अपने एक्शन से, कभी अपने लहजे से, ओके। तो पूरी बॉडी लैंग्वेज और हमारा लहजा जो है वो हमारा साथ देना चाहिए। सर इतना आता है, हावी होता है कि मसलन आप कुछ उल्टा कर देते हैं बजाय अपनी बात वो करने, राइट। यानी इतनी पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, ये एक बात मेरे ज़हन में आ रही है कि जो इमोशनल होके रोना बहुत ज़्यादा आता है, हम अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकते, बता नहीं पाते अगले को। वो बात मुसलसल बस रोना आ रहा है, वो बात बंदा वो अगले को बता नहीं पा रहा। इट इज कॉल्ड इम्पल्सिविटी, जल्दबाजी।
इमोशनली ओवरवेल्म्ड होना, इमोशंस आप पे इतने हावी हो जाते हैं कि रोना आ रहा है लेकिन आपके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे उस पर्सन के सामने जिसको आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं. ओके, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. इस पे आप काम कर सकते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें. अगर अपने लाइफ में कभी किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाए इस इमोशन के साथ, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं कि आप इन इमोशंस के साथ हैं लेकिन यू आर कंट्रोलिंग दैट, और आप उस पर्सन के सामने जिससे आप हेजिटेट करते हैं बात कर रहे हैं. यू कैन क्रिएट इट. जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, ऑफकोर्स के जो आप लोग हैं, जो आप एडल्ट्स हैं, आप लोगों ने अपने क्लासेस पास की होंगी, ठीक है, इनिशियल क्लासेस. तो आप लोग क्या करते थे अपने अच्छे एग्जाम्स के लिए? रिपीटेशन करते थे, रिपीटिंग वर्बल और रिटन मटेरियल. ठीक है, रिपीटेशन क्यों करते थे? एक चीज याद कर ली, उसको रिपीट करना है, रिवाइज करना है. क्यों? ताकि भूलना जाए, याद रहे और प्रैक्टिस अच्छे से हो. सो व्हाई नॉट वी कैन प्रैक्टिस दोज इमोशंस एंड दोज बिहेवियर्स ऑन विच वी आर नॉट गुड. जिन चीज़ों में हम अच्छे नहीं हैं, हम उनको प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते? एग्जामिनेशन हॉल में जाके हम वो चीज़ें लिख कर आते हैं जाके. कैसे? क्योंकि हमने उसको रिपीट किया होता है. उसकी तैयारी सिर्फ सिलेबस की नहीं होती है या रिटन मटेरियल की नहीं होती है. तैयारी हर बिहेवियर की भी हो सकती है. जो कि मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो मुझे पता है कि हिप्नोथेरेपी में हम क्रिएट करवाते हैं सिचुएशन को, कि अगर कोई किसी चीज़ से डरता है, किसी एनिमल से, किसी इंसान से, तो उसको कन्फ्रंट करवाते हैं और वो कैसा ब्रेवली उसके साथ कन्फ्रंट कर रहा है. राइट. तो मिनिमम एक एक्सपीरियंस आप जो है वो रिकॉल करें. पास से 1-2 दिन पहले हुआ पास, आधे घंटे पहले का ही पास्ट है, 1 मिनट पहले का भी पास्ट होता है. ओके, सो मेक द डिफरेंस. कि अगर आप देखें, हमारे ब्रेन को नहीं पता कि ये एक्चुअल में हो रहा है या हमारे मेंटल स्क्रीन पे चल रहा है. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि सोते में जब हम किसी इमारत से गिरते हैं, तो जब हम अपने बेड पे आंख खुलती है तो स्वेटिंग होती है, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आए हुए होते हैं. ठीक है, पाल्पिटेशन होती है, ट्रेम्बलिंग होती है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं. तो ये सारे सिम्टम्स क्यों है? क्योंकि हमारे ब्रेन ने तो वो मेंटल स्क्रीन पे देखा है कि ऊपर से आप गिर रहे हैं, तो रिएक्शन तो आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम देगा. ठीक है. सो व्हाई नॉट यू कैन क्रिएट वाइल अवेकिंग स्टेट, कि आप इस चीज़ को लर्न करें. मिनिमम एक कर सकते हैं एक्सपीरियंस रिकॉल अपनी लाइफ से, या आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत प्लेजेंट फील होगा, बहुत हल्का फुल्का, बहुत कॉन्फिडेंट. जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कम है वो कॉन्फिडेंस के लिए कर सकते हैं. जिन लोगों में एंग्जाइटी है वो उसके लिए कर सकते हैं. अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं. सूनर और लेटर आप अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे उस एरिया में जहाँ पर आपको हेजिटेशन है. साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. नंबर 1, दैट द एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर इज नॉट द रिकग्निशन दैट यू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ. एब्सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स आप लोग समझते होंगे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया, मूड डिसऑर्डर्स, शिज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, न्यूरोसिस, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट मैं क्लिनिक्स में करती हूँ. तो ये डिसऑर्डर्स अगर आप में से किसी को नहीं है, ठीक है, यू आर फ्री ऑफ ऑल दीज डिसऑर्डर्स, किसी को कुछ भी नहीं है, ना एंग्जाइटी है, ना मूड लो है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी टाइप्स जो है ना, उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, साइकोलॉजिकल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है. तो अगर कोई डिसऑर्डर किसी को नहीं है, कोई डायग्नोज्ड पेशेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा, ठीक है, कोई होश पौश नहीं हो जाता किसी क्रिटिकल कंडीशन में, सिचुएशन में आके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो सिचुएशन संभाल नहीं पाते, वो एंग्जाइटी में आ जाते हैं. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है आपकी मेंटल हेल्थ बाकी है या है. राइट. क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं, इसकी ऑब्लिगेशन है, अगर आप खुश हैं, मुतमईन है लाइफ से, तो आपकी मेंटल हेल्थ है. राइट. तो एब्सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इज नॉट द आइडेंटिफिकेशन कि आप जो है वो मेंटली सेट हैं या फिट है. मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ गो हैंड टू हैंड. जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं लाइफ से, आपको कोई उलझन नहीं है लाइफ में, उलझन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, प्रेशर नहीं है, लेकिन कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, मैलेडी है, कोई क्रोनिक पेन है, कोई डायग्नोस्ड इशू है, कोई मेडिकल इशू है, तो भी आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है. तो इसको भी कोप अप करने के लिए हमें चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि लोग फिजियोथेरेपी करवा रहे होते हैं या मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ऑफकोर्स के मेंटल हेल्थ जो है वो इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। एक घर में अगर 8 लोग मेंटल हेल्थ के साथ हैं और एक नहीं है, तो वो एक पर्सन उन 8 को भी अपने साथ अफेक्ट करेगा। इट हैपन्स। और ये इतना फास्ट होता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। यानी कि पूरी फैमिली बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन एक पर्सन कोई ट्रैवल कर कर आपके पास आया है या उसको कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप उसको नहीं उस वक्त एड्रेस करेंगे तो वो आपको भी अफेक्ट करेगा। व्हाट आर मेंटल डिसऑर्डर्स? अब हम क्विकली इनको गो थ्रू कर लेते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर हम उस वक्त डायग्नोज करते हैं जब 3 एरियाज अफेक्ट हो रहे हो बहुत बुरे तरीके से। नंबर 1, पर्सनल लाइफ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आपका पार्टनर आपको कंप्लेन करे कि यू आर नॉट गिविंग टाइम टू मी, यू आर बिकमिंग एग्रेसिव एट मी, यू आर शोइंग फिजिकल एग्रेशन टुवर्ड्स मी, या आपका फ्रेंड या आपकी फैमिली आपको टारगेट कर आपको बताए ये बात कि आप मेरे साथ इस तरह से कर रहे हैं, तो अफेक्ट होगी आपकी पर्सनल लाइफ। एकेडमिक्स, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके ग्रेड्स गिरना शुरू हो जाएंगे। ओके, स्टूडेंट से मुखातिब हूँ मैं यहाँ पर, वैसे तो सभी हैं। तो ग्रेड्स गिरेंगे, फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन, ये सब चीज़ें आहिस्ता 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 खत्म हो जाएंगी। कहाँ जाएंगी ये सारी चीज़ें? कंसंट्रेशन, अटेंशन, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये आपके मेंटल प्रॉब्लम में चला जाएगा। कोई एंशियस है तो वो बस एंजाइटी में है, कोई डिप्रेसिव है तो लो मूड में, लेथार्जिक मूड में, राइट? तो हर इंसान का सोचने का, समझने का और एक्सप्रेशन का जो तरीका है वो अफेक्ट होगा। ओके, एक तो हो गया पर्सनल लाइफ, एकेडमिक लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। काम में ध्यान नहीं लगेगा, बॉस हमेशा डेली स्कॉल्ड करेंगे, कंप्लेन्स आएंगी, जॉब से फायर किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो, जब ये 3 चीज़ अफेक्ट हो, जब पेशेंट मेरे पास आ रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि कल जॉब छूट गई क्योंकि कॉन्सिस्टेंटली छुट्टियां हो रही थी, क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था। मतलब जॉब का छूटना बहुत बड़ी बात है, ठीक है? कोई एक इंसान इतनी मुश्किल से एक अपॉइंट होता है, उसका प्रोविजनल पीरियड होता है, उसकी चीज़ें होती हैं, तो अगर वो फायर हुआ है तो यहाँ पर अलार्म आना चाहिए कि वाई, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड, कि वो इस एम्प्लॉय ने क्या किया ऐसा, वो क्या कंफर्टेबल नहीं है, उसको कुछ इशू है। तो ये 3 एरियाज अगर अफेक्ट हो स्टूडेंट्स के लिए, एकेडमिक लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, तो हम ये कहते हैं कि हाँ, अब उसको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है यहाँ पे। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनमें से अगर 5 जो है वो पेशेंट के अंदर 15 डेज तक हो तो उसको डिप्रेशन जो है वो हम डायग्नोज कर देते हैं। सिंपल डिप्रेशन जो होता है उसमें पहला ये है कि लो सेल्फ स्टीम होती है, कि अपना आप बुरा लगना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई हकीकत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? डी वैल्यू करना। दूसरी चीज़ सुसाइडल आइडिएशन, अपने आप को ख़त्म करने के सिर्फ ख्याल आना। डिप्रेशन में कोई पेशेंट सुसाइड नहीं करता, ये स्टेट नहीं होता, क्योंकि रिसर्चर्स ये कहते हैं कि डिप्रेशन में पेशेंट इतना लेथार्जिक होता है कि वो सुसाइडल आइडिएशन तो उसकी आती है लेकिन वो कमिट नहीं कर पाता तक, राइट? सुसाइडल आइडिएशन एंड लेथार्जिक फील होना, बहुत भारी भारी हाथ पैर फील होना, एक जगह बैठे रहो, एक जगह बैठे हैं तो बैठे रहें, लेटे हैं तो लेटे रहें। लो मूड में लोगों को अक्सर ये फील होता होगा। ओके, चौथी चीज़ ये है कि एपेटाइट का कम होना। इसमें 2 सिम्टम्स आते हैं, टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल सिम्टम एपेटाइट का ये है कि भूख नहीं लगना, टिपिकल ये है। एटिपिकल ये है कि बहुत ज़्यादा खाना, कंपल्सिव ईटिंग। एस्पर्जन बिहेवियर भी है कि सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करना, क्योंकि अगर कोई डाइट पर था पहले और वो डिप्रेशन में आ गया तो वो एस्पर्जन बिहेवियर भी आएगा उसका। एंड स्लीप में भी डिस्टर्बेंस आती है, इसमें टिपिकल, एटिपिकल, इंसोम्निया, पैरासोम्निया, इंसोम्निया एंड हाइपरसोम्निया। बहुत ज़्यादा नींद आना ये एटिपिकल है, क्योंकि डिप्रेशन में नींद उड़ जाती है, लेकिन एटिपिकल में बहुत आती है और टिपिकल में यानी कि इंसोम्निया हो जाता है कि नींद ही नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा नींद का आना, बहुत ज़्यादा नींद का आना या बिल्कुल ना आना, स्पेशली 2 टाइमिंग्स में, एक तो मॉर्निंग में और इवनिंग में, मगरिब से पहले का टाइम जो होता है, राइट? और जो फजर के बाद का टाइम होता है या 7, 8, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम जो होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा गमगीन होना, बहुत ज़्यादा अपसेट होना, नींद नहीं आएगी। ये सब चीज़ें डिप्रेशन में आएंगी, ये दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, स्लीप जो टिपिकल और एटिपिकल है वो तमाम डिसऑर्डर्स में सेम ही होती है, ठीक है? टिपिकल और टिपिकल का जब मैं जिक्र करूंगी तो वो तमाम डिसऑर्डर्स में, टिपिकल नॉर्मली जो इंसोम्निया होता है और एटिपिकल में जो इंसोम्निया नहीं होता बल्कि हाइपरसोम्निया होता है, बहुत नींद आएगी, ठीक है?
ये डिप्रेशन की अलामत है। इसमें अगर 5 हों तो पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन, राइट। और वो क्राइंग स्पेल्स होते हैं। क्राइंग स्पेल्स का मतलब है कि हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में, हर आधे घंटे में अनकंट्रोलेबल टीयर्स, मतलब वो रुकने वाले नहीं होते, मोटे मोटे आंसू खुद ब खुद बह रहे हैं, क्राइंग स्पेल्स। दिस इज ऑल्सो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट। अच्छा, एंजाइटी डिसऑर्डर में बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे इसमें पैनिक अटैक्स आते हैं, और इसमें जो है वो सोशल फोबिया आता है, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स के। एंजाइटी की जब हम बात करते हैं, एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी का मतलब है एप्रीहेंशन या वसवसे, जो कि फ्यूचर से रिलेटेड होती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा नहीं हो कि ये फैन गिर जाए, ऐसा नहीं हो कि ये छत गिर जाए। दीज आर द सिम्टम्स। कोई घर से बाहर गया है तो उसको बार बार कॉल करना, बार बार कॉल करना, एप्रीहेंशन आना दिमाग में कि उसको कुछ हो ना गया हो, अब तक उसकी कॉल क्यों नहीं आई। इट इज नॉर्मल रिएक्शन कराची पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, कि ठीक है कोई बाहर जा रहा है तो उसकी खबर आनी जरूरी है कि वो खैरियत से पहुंच गया। दिस इज नॉर्मल। बट व्हाट इज नॉट नॉर्मल कि उसको बार बार कॉल करना या बार बार उसकी तरफ ध्यान देना, अपना काम छोड़ के बैठ जाना, स्वेटिंग होना, पल्पिटेशन होना कि पता नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, वॉक करते रहना। ये बिहेवियर अलार्मिंग है कि एंजाइटी तो नहीं है फिर आपको, राइट। तो इसमें भी हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अच्छा, डिप्रेशन और एंजाइटी को लोग कंफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन भी है और मुझे एंजाइटी भी है। कैसे ये दोनों चीज़ें साथ हो सकती हैं? क्योंकि दोनों के बहुत जो फ़र्क है वो मैं आपको बताऊँ, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और आप आगे और लोगों को बताएंगे कि उनको फ़र्क पता चले कि डिप्रेशन इज ऑलवेज अबाउट पास्ट, रिग्रेट होता है, ठीक है, पास्ट के बारे में होता मैंने किया था। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। नो, यही मुझे लास्ट में बताया, एंजाइटी है बट डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन एक अलग चीज़ है। डिप्रेशन की मैंने सिम्टम्स बताया आपको। इसके अंदर अब ये एग्जिस्ट करेगा या एंजाइटी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन डिप्रेशन के अंदर ये है कि उसमें रिग्रेट होता है, पछतावा, मैंने ये किया था, मैंने उसके साथ वो किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, एंड ऑल, राइट। वो पास्ट से रिलेटेड होता है, रिग्रेट्स होते हैं उसमें, पछतावे। और जो एंजाइटी होती है वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है, एप्रीहेंशन, अब क्या होगा, मैं नहीं कर सकता। किसी को सुबह ऑफिस जाना है तो वो शाम 4 बजे से तैयारी शुरू कर दे, या इंटरव्यू के लिए जाना है 4 बजे से, ठीक है इंटरव्यू है या ऑफिस जाना है तो ठीक है आप प्रिपेयर करें, अपने कपड़े टाक दें और आप जो है वो अलार्म लगा लें, व्हाट एल्स यू कैन डू। लेकिन परेशान होना कि अगर मेरी आंख नहीं खुली तो क्या होगा, आंख नहीं खुली, ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, कुछ मैलेडी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसको सोचना, क्रिएट करना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट करना, राइट। यही अपनी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को सोचना और माइनर डिटेल्स को सोचते रहना, या माइनर डिटेल्स को कॉन्सिस्टेंट वरी को कहते हैं एंजाइटी। कॉन्सिस्टेंट वरी है ना, आप सुकून से नहीं है, इम्पल्सिविटी आ रही है। अब इम्पल्सिविटी की वही जो आप होता है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुसलसल है, कुछ चीज़ें चल रही होती है दिमाग में। What if someone is excited and out of excitement he shows concern, like he keeps calling that person, okay, I'm happy, I'm good, I'm satisfied that you are safely reached somewhere. मैं खुश हूँ इस बात पर कि आपको जहाँ जाना था you are timely there. ठीक है, अब वो out of excitement में okay, what are you doing now? अब क्या कर रहे हो? अब क्या चल रहा है? Is that it? No, this may be anxiety, but if you are happy about this and keep calling it again is impulsivity है, लेकिन फिर हम इसको कहते हैं ये euphoric मूड है। euphoric मूड कहलाता है जो फोबिया से और हाइपोमेनिया, मेनिया और हाइपोमेनिया से ज़रा लो कैटेगरी का होता है, लेकिन सिम्टम्स वही होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करना हर चीज़ के बारे में। मतलब अगर ये बोतल यहाँ रखी है तो इसके बारे में वाओ ये बोतल यहाँ रखी हुई है, राइट, हर चीज़ के बारे में। मतलब आप जो मूड है वो यहाँ से, ये नॉर्मल मूड यहाँ पर है लेकिन वो यहाँ चला जाएगा, हर चीज़ के बाहर, हर चीज़ बहुत अच्छी Whenever you are out of balance, it means you are somewhere. यूफोरिक मूड में है या हाइपोमेनिक मूड में है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत है कि वो हाइपोमेनिया तो नहीं है। हाइपोमेनिया के सिम्टम्स 4 दिन के लिए रहते हैं और मेनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो 7 दिन के लिए रहते हैं, राइट। और वो सिम्टम्स ये होते हैं कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज आते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ सोच आ रही है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है, करना कुछ नहीं है, लेकिन बस सोचते रहना है कि अब नेक्स्ट, लेकिन कुछ करना नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ सोचते रहते वो कर भी नहीं पाते हैं, वो कंप्लीट नहीं करते क्योंकि वो जंकी होते हैं, क्योंकि इम्पल्सिविटी होती है। तो वन टू अनदर, यानी कि 10 सोचें आ रही हैं कि मुझे ये कंपनी भी लगानी है तो मुझे ऑफिस में भी
ये काम करना है तो मुझे वो भी करना है, तो मुझे 10 चीज़ें ये लेनी है, तो सबकी लिस्ट भी बना ली है लेकिन करना कुछ भी नहीं है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हैं, स्लीपलेसनेस है, मतलब नींद नहीं आती उसमें। इंसान को कितना एक्साइटेड है तो नींद नहीं आती है एक्साइटमेंट में, एंड भूख भी नहीं लगती, एपेटाइट लॉस होती है उसके अंदर, राइट। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम के आई कैन डू एवरीथिंग। इन्फ्लेटेड सेल्फ Let me catch it. Is it anxiety or depression? It is mood disorder, Okay. and it is the category in mood disorder bipolar 2, right? It may be a difficult term for all of you, but try to understand that कि जब ये symptoms होंगे तो वो mood में जाएंगे आप, ना anxiety में जाएंगे ना depression में जाएंगे। ये mood disorders, मूड स्विंग्स हैं, mood swings हैं, cycling है ना, cycling है। बार हो रहे हैं। अच्छा, तो cycling उसमें कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आ रहे हैं जो आप बता रही हैं, मतलब वो भी है, एंजाइटी की भी है। एग्जैक्टली देखिए, मूड डिसऑर्डर के 2 टाइप्स होते हैं। मूड डिसऑर्डर्स के अंडर द कैटेगरी ऑफ मूड डिसऑर्डर देयर आर 2 डिसऑर्डर्स, बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 में मीनिया फॉलोड बाय हाइपोमेनिया, मतलब मेनिया होगा या हाइपोमेनिया होगा, और दूसरी कैटेगरी में हाइपोमेनिया फॉलोड बाय डिप्रेशन। साइकिल चलती है, एक साइकिल पे कभी मूड हाई आता है, दूसरी साइकिल पे मूड लो आता है, तो वो इस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, आई वाज ट्राइंग टू टॉक अबाउट साइकोसिस। साइकोसिस लाइक हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं जब हम पेशेंट्स को देखते हैं। एक तो न्यूरोटिक पेशेंट्स होते हैं जिसमें सारे मैंने आपको अभी बताए हैं, मूड के, एंजाइटी के, डिप्रेशन के, ये साइकोसिस में आता है। और जो कैटेगरी आती है वो ये न्यूरोटिक में आती है, और जो कैटेगरी काफ़ी सिवियर पेशेंट्स की होती है वो साइकोसिस में आता है। जैसे कि आप रोड पे अक्सर लोगों को देखते हैं, दे आर गोइंग पासिंग बाय अस एंड उनके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं आदमियों के और नेल्स बड़े हुए हैं, दे आर पासिंग बाय टॉकिंग टू देमसेल्फ, सेल्फ टॉक करते हुए गुजर रहे होते हैं। दिस इज द कैटेगरी ऑफ साइकोसिस। हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, राइट, पैरानॉइड आइडिएशन, ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। साइकोसिस में रियलिटी कॉन्टैक्ट नहीं होता। पेशेंट कहता है कि आपके इधर डॉक्टर साहब एक आदमी खड़ा हुआ है और 2 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, राइट। अगर आप नए प्रैक्टिशनर हो तो आपको डर लगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि हाँ सही है, साइकोसिस में है। वो कहता है कि ये वो बात करता है, पेशेंट आपके सामने बात कर रहा है 4 लोगों से, और वो कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है कि ये चीज़ फला वहाँ रखी हुई है तो वो हम बाहर जाएंगे शाम में, तो ये तमाम चीज़ें उनकी कम्युनिकेट विद देयर टॉक। तो साइकोसिस में हेलुसिनेशंस होते हैं, ऑडिटरी और विजुअल, यानी कि चीज़ें वो नज़र आती हैं जो मौजूद नहीं है, और आवाज़ें वो सुनाई देती हैं जो मौजूद नहीं है, और स्मेल वो आती है जो मौजूद नहीं है। ये सिम्टम्स होते हैं। It happens with the passage of time, आपका एज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उसमें भी प्रॉब्लम आता है? नहीं, इसका ताल्लुक एज से नहीं है, इसका ताल्लुक स्ट्रेसर से है, इसका ताल्लुक एनवायरमेंटल फैक्टर से है। इसके कॉजेज में आगे बताऊंगी कि क्या कॉजेज हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स भी इसका, मेंटल डिसऑर्डर्स में, ऑल जो साइकोसिस है न्यूरोसिस में, तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, अब हमारे अपने फैक्टर्स भी हैं इसके अंदर। हमारी अपने आप को देखने की एबिलिटी कि हम अपने आप को अगर इन्फीरियर समझते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझते हैं। चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट मेंटल डिसऑर्डर्स, अच्छा ये वो कैटेगरीज हैं जिसमें आईडी आता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं। इसका मतलब हैंडीकैप नहीं है, मतलब कि जो चल नहीं पाते वो सीपी चिल्ड्रंस कहलाते हैं या प्रोफाउंड में आते हैं इस कैटेगरी में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड 4 कैटेगरीज हैं इसके अंदर, ठीक है। माइल्ड ट्रेनेबल होते हैं, एजुकेबल होते हैं। बच्चों की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ये अर्ली डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आता है, अर्ली न्यूरोकॉग्निटिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आता है, क्योंकि इस तरह की जो बच्चे में देख रही होती हूँ उसमें पहली कैटेगरी है माइल्ड लेवल की आईडी की, कि जिसमें बच्चे ट्रेनेबल भी होते हैं, एजुकेबल भी होते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है मॉडरेट, जिसमें एजुकेबल और ट्रेनेबल दोनों होते हैं। लेकिन सिवियर कैटेगरी में, अच्छा एजुकेशन मॉडरेट में वो 8 मिडिल तक, 7-6 मिडिल तक या मैट्रिक तक हार्डली पास कर लें, ओके। और इसके बाद जो सिवियर कैटेगरी है, दे मे बी, अगर उनके ऊपर काम किया जाए चाइल्डहुड से, बचपन से, तो दे आर ट्रेनेबल। आईडी की जो 3rd कैटेगरी है। प्रोफाउंड में बैड बिटन होते हैं, उनका वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, उनकी मोटर फंक्शनिंग अफेक्टेड होती हैं चाइल्डहुड से। बैड बिटन है, बेड पे लेटे हुए हैं, उनकी जो है वो सारी हाइजीन का ख्याल है, तो उसके केयर टेकर कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं या कोई मेड कर रहा है।
फाइन। अच्छा, प्रोफाउंड में हम ये फिर कहते हैं कि वो सीपी कैटेगरी भी आती है कि जो बेडमिंटन होते हैं जो कि मूव नहीं कर पाते। तो इन रेफरेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, अगर किसी फैमिली में ऐसा कोई बच्चा है जो आईडी का शिकार है और अगर प्रोफाउंड है तो उस पूरी फैमिली की मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी। तो ऐसे लोगों को जो मैनेज करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये लोग तो होश में नहीं है, इन लोगों को तो नहीं पता है, मेच्योरिटी लेवल इनका हाई है, इनका IQ लो है। तो जो इनको मैनेज कर रहे हैं, दे शुड आइडेंटिफाई कि उनकी अपनी भी लाइफ है। मेरे पास जो मदर्स आती हैं बहुत बुरे हाल में, दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, भले वो कोई भी क्लास से बिलोंग करते हो, हाई मिडिल अपर किसी भी, लेकिन वो अपना ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं रखते कि नहीं अब हम क्या करें, हमारा बच्चा ऐसा है, कब गए थे आप अपने हस्बैंड के साथ डिनर लंच पे, पता नहीं 1 साल हो गया। अगर वो इस तरह से बिहेव करेंगे तो उनके बच्चों के ऊपर और बुरे असरात पड़ेंगे और उनके ऊपर भी। प्लेन में भी ये बात कही जाती है कि जब ऑक्सीजन मास्क गिरेगा तो पहले आपने अपने ऊपर लगाना है, अपने मुंह पे, ना कि आप बच्चे को लगाएंगे, अपने आपके बराबर में जो बैठा है उसको लगाएं, क्योंकि अगर आप खुद ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं तो आप दूसरे पर्सन को प्रिवेंट कर सकते हैं ना। सेम इज द केस विद योर लाइफ। आप सब जो यहाँ बैठे हैं अगर ये चीज़ सीख कर जाएं कि आपके फैमिली में किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है या उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप सब लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपकी मेंटल हेल्थ का क्या है अभी फिलहाल स्टेटस, क्या आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, आप जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है आप सेल्फिश होकर उसको छोड़ दें, कर तो रहे हैं ना उसके लिए काम, लेकिन आप अपने लिए जो है वो बहुत केयरलेस हो रहे हैं, विच इज़ अ क्वेश्चन है। दूसरा, बच्चों में जो प्रॉब्लम आता है ADHD का, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD बच्चों में होता है और अगर वो ट्रीट नहीं हो वेल या कुछ चीज़ें उसमें रह जाएं या तो वो कंटिन्यू हो सकता है मूड डिसऑर्डर्स में, जैसे कि हाइपरमेनिया एंड मीनिया, राइट, क्योंकि ये हाइपर एक्टिविटी से बिलोंग करता है। इसमें अटेंशन नहीं होती है, कंसंट्रेशन नहीं होती है। एक इवेंट शेयर करूँ मेरे पेशेंट के साथ जो हुआ कि पेशेंट खातून अपने बच्चे को लेकर आई, द चाइल्ड वाज अ पेशेंट विद 7 years old, तो उसको हाई लेवल का ADHD था, उनका जो स्कोर आया वो हाई पे था। तो उनको मैंने कहा डिस्ट्रक्शंस रूम में जहाँ बच्चा पढ़ रहा हो आपने नहीं करनी है और बच्चे को अलग आइसोलेशन में बैठे लेकर और उसको जो है वो आपने इस तरीके से पढ़ाना है और मजीद और बहुत सारी टेक्निक्स बताएंगे। तो वो 1 हफ्ते के बाद बेचारी फिर आई परेशान। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ये केस बता रही हूँ जिन केसेस में पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है थेरेपी के साथ साथ। तो वो उन्होंने कहा कि जब मैंने ये किया डॉक्टर साहब, कोई भी डिस्ट्रक्शन रूम में नहीं रखी, कोई भी चीज़ रूम में नहीं थी, सिर्फ कॉपी थी, उसकी पेंसिल थी या वो चीज़ थी कि जो जिससे पढ़ाई करनी थी, बुक थी। मैं कमरे बंद करके गई और मैंने बाहर से कुंडी लगा ली थी क्योंकि बच्चा बाहर चला जाता है। मैं बस 2-3 मिनट के बाद वापस आई हूँ, तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बच्चा कमरे में था ही नहीं और उस कमरे में विंडो भी नहीं है, क्योंकि आपने कहा था कि वो विंडो से देखते हैं बच्चे, फिर ठीक है उनकी कंसंट्रेशन और डाइवर्ट हो जाती है। तो मैंने कहा फिर कहाँ था, तो मैंने कहा कि वो पंखे में था। इतनी हाइपर एक्टिविटी, और ये किन चीज़ों से होती है, वो होती है शुगरी आइटम से। हाइपर एक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अगर आपका बच्चा ADHD है, कोई ADHD है, हाइपर एक्टिव है, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा शुगरी इनटेक से। तो मैं मना करती हूँ कि आपने जो है वो कोलर ड्रिंक्स नहीं देनी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं देनी है, और शुगर बिल्कुल बंद कर देनी है, चीनी बिल्कुल बंद है, डब्बे के जूस, बिस्किट्स, ये सब यूजलेस है। घर में आपने अब क्या इंटेक होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा शहद, बिल्कुल इतना सा शहद आपने देना है बच्चे को, चले आप ट्वाइस दे दें। फिर आपने घर में जूस बना के देना है, घर का जूस, डब्बे का जूस में कुछ भी नहीं होता, डब्बे का जूस नहीं बल्कि घर का जूस बना के दें। उसकी चॉकलेट, आइसक्रीम, ये तमाम चीज़ें बंद। तो जब बच्चा फिर 1 महीने के बाद, 1.5 महीने में अफेक्ट आता है कि हाँ ठीक है, उसमें काफ़ी जो है वो सुकून आ जाता है बच्चे में। तो ये जो केस मैंने बताया जो पंखे के ऊपर था, तो वो वार्डरोब पे चढ़ के और वो पंखे पे चला गया। लेकिन ये वो केसेस थी जिसमें जो है वो पेशेंट को मेडिसिन देने की ज़रूरत है। हम 5 साल के बाद प्रिस्क्राइब करते हैं कि पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत लेनी चाहिए, उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि मैनेज कर लें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को। ODD, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ODD, अपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे का जिसमें एज जो है वो 13 साल तक की होती है, 5 साल से 13 साल तक की, उसमें जो चाइल्ड होता है ही हैज़ कॉन्फ्लिक्ट्स विद अथॉरिटी फिगर। कोई भी अथॉरिटी में हो, जैसे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर, क्लास में टीचर और घर में पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या बड़ा भाई या बड़ी बहन, उसका हर उस इंसान से कॉन्फ्लिक्ट होगा जो उसको कह दे कि आप यहाँ से वहाँ ये चीज़ रख दो, ये कर दो, वो कर दो।
कोई कमांड नहीं लेगा ये बच्चा, बल्कि वो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं वो फ्रॉन ऑफ आइज, मतलब यूं करके वो बात करेगा, आंखें चढ़ा के कि क्यों, और शोल्डर्स पीछे करके कि मैं क्यों करूं, मुझे तो नहीं करना। जहाँ पर ये सिम्टम्स आप देखें तो उसको बदतमीज ना समझे, बल्कि उसको नीड है कि वो ट्रीटमेंट ले, राइट। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। आजकल ज़्यादातर बच्चों में ये मतलब वैसे तो आप एज ए डिसऑर्डर एक्सप्लेन कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर नोटिसेबल यही बिहेवियर है, तो ये तो बहुत ही मतलब दिस इज क्वाइट कॉमन। आई हैव ऑब्जर्व नॉट जस्ट दैट के yes. सबसे छोटा है घर का, और चाहे वो 2.5 साल का है, There's a- 25 साल का है। there's a conflict between the siblings as well कि authoritative काफ़ी गैप भी हो तो they are always in a conflict position के इसके काफी सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं, मतलब काफी अलार्मिंग सिग्निफिकेंट है, ऑब्वियस सिम्टम्स हैं कि वो आपको नजर आएगा बदतमीजी करता हुआ, मतलब आंखें चढ़ा के, और मतलब हर वक्त का उसका ये होगा, इसका पैटर्न है, कभी कभी का नहीं है कि चलो संडे को कर लिया या फ्राइडे को कर लिया, वो इसी पोजीशन में रहेगा। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई में ओडीडी है और ये जो है वो चाइल्डहुड डिसऑर्डर है। इसका रीज़न क्या, बिकॉज हम तो अब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि एक्सेसिव यूसेज ऑफ मोबाइल जब बच्चा बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, और जब आप उसको किसी भी काम के लिए कहते हैं तो अगेन आंखें चढ़ जाती हैं, एंड ही इज़ नॉट इन द मूड ऑफ कि आपने कोई भी काम कह दिया तो ही इज़ गोइंग टू ओबे। हम तो ये नहीं समझते हैं अब कि शायद मोबाइल इससे कर आगे मैं बात करूँगी मोबाइल पे, दुश्मन है हमारा डिटॉक्स करें इसको। और दूसरा ये कि मोबाइल से बच्चों में कौन से बच्चे, जैसे कि 5 साल से लेकर और 15 साल तक, 9 साल से 15 साल अब टीन एज है, पहले टीन से टीन एज होता था, लेकिन अब चूंकि हमारी खुराक ऐसी है, हमारी इनटेक ऐसी होती है कि हमारी जो हमारी सोसाइटी में जो प्यूबर्टी है वो अर्ली हो रही है, तो 9 से लेकर बल्कि 8 से लेकर और 15 तक जो है वो टीन है, बस यहीं तक टीन है। तो इसके क्राइसिस बहुत ऑब्वियस होते हैं, इसके भी क्राइसिस होते हैं। और बाकी चीज़ें यानी जो बच्चों में ये चीज़ें आती हैं कि उन्होंने अपना करना है, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से ज़्यादा खराबी इसलिए आ रही है क्योंकि वो इतनी एक्साइटमेंट क्रिएट कर देता है बच्चों में कि उससे लेस इंटरटेनमेंट वो उनको नहीं चाहिए। लेस इंटरटेनमेंट क्या है कि किसी से बात करना, बाहर जाके खेलो, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बाहर जाके कोई बच्चा अब नहीं खेल रहा होता, एडल्ट शायद खेल रहे होते हैं, बाहर जाके भी वो क्या करेंगे, बाहर 4 बच्चे बैठेंगे और वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है। तो मोबाइल फ़ोन तो 20 साल की उम्र में उसको हाथ में देना है आपने, वो भी नोकिया का पुराना वाला वो। दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ, ये तो नहीं हो सकता अब। Why not? I am training parents every day. I am training parents and they are listening to me. They are doing it. यूरोप में अब प्रिस्क्रिप्शन में मोबाइल डिटॉक्स वो लिख रहे हैं, मोबाइल डिटॉक्स फॉर एडल्ट्स। तो बच्चों के लिए तो वैसे ही खतरनाक है, क्योंकि हम जो सोशल मीडिया चला रहे होते हैं, स्क्रॉल डाउन, रात को सोने आपको बड़ी अच्छी मीठी नींद आ रही है, लेकिन आपने बस 1 मिनट पहले ऐसी न्यूज़ देख ली है कि बस अब आपने मेडिसिन खानी पड़ेगी आपको सोने के लिए। तो ये आपका एनिमी है। 1 घंटे पहले आपने मोबाइल छोड़ देना है। ट्राई टू डू दैट बिकॉज स्लीप इज मोर इम्पॉर्टेंट। कंडक्ट डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर कहलाता है जिसके अंदर बच्चा जो होता है, जिसकी एज जो है वो 5 से लेकर ऑनवर्ड 13 तक होती है, और वो बच्चा जो है वो क्रूअल होता है एनिमल्स और पीपल के लिए। मतलब वो हिट करेगा, उनको मारेगा, उनको टीज करेगा। ओके, हिटिंग बिहेवियर ज़्यादा है। क्रूअल, बिल्ली है तो उसकी दुम पकड़ के यूँ छाल दिया, बाहर डॉगी है तो उसको पत्थर मार दिया, कोई बड़ा जानवर जैसे गाय बैल है तो उसको पत्थर मारना, बाहर गाड़ियों की शीशे तोड़ना, बाइक्स गिराना, घर में कोई वैल्यूएबल आइटम तोड़ना, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर एंड रनिंग अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाना 2 नाइट्स के लिए या 2 दिन के लिए, 1 नाइट के लिए या 2 दिन के लिए। सो इट इज़ कंडक्ट डिसऑर्डर। इसमें एग्रेशन बहुत है, और अगर ये ट्रीट ठीक नहीं होगा तो आगे जाके जो कि हम डायग्नोज करते हैं 18 साल की उम्र में, वो आ जाएगा डिसऑर्डर विच इज़ कॉल्ड अपोजिशनल डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हम सारे डायग्नोज करते हैं, जो कि 18 डिसऑर्डर्स हैं, वो 18 साल की उम्र में, ठीक है, इन एज ऑफ 16 to 18 में। अच्छा, तो अब ये वाला जो है ना, अब एंटी सोशल पर्सनैलिटी वो एडल्ट्स में होता है। एंटी सोशल मतलब सोसाइटी से अगेंस्ट जाना है हर चीज़ के अंदर। ओके, तो ये मैं आपको बस ब्रीफ बता रही हूँ कि ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में चल रही हैं। ओके, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या आप गाड़ी में जा रहे हैं और अगर किसी ने आपको अचानक से टेक ओवर कर लिया गाड़ी को,
बीच में कोई बाइक वाला यूं जा रहा है, जिग जैग में जा रहा है, nobody is following the rule. It's not because कि उसको कॉन्सेप्ट नहीं है कि रूल को फॉलो करना है या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। मे बी कि इसमें कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जा रहा हो, ठीक है, कोई डिप्रेशन का पेशेंट हो, कोई एंजाइटी का हो, कोई इम्पल्सिविटी का हो, कोई फोबिया का पेशेंट हो। होते हैं लोग, एंगर मैनेजमेंट आजकल मतलब हर पेशेंट, हर दूसरा तीसरा पर्सन, भले वो कोई डायग्नोस्ड कैटेगरी में ना आए, उसको एंगर के इशूज बहुत हो रहे हैं। एंगर 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 कैन नॉट कंट्रोल, हाउ टू चैनलाइज एंगर, ये प्रेशर कैसे करेंगे, तो ये चीज़ें आती हैं। तो बाहर जब आप निकलें घर से तो आप इस चीज़ को सोचें समझें कि कोई भी किसी भी चीज़ का शिकार हो सकता है, कैन बी द विक्टिम ऑफ एनी प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं है कि वो डायग्नोस्ड पेशेंट हो, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि एपिलेप्सी या डिमेंशिया है। ये वो डिसऑर्डर्स हैं कि जिनके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट उनको देखता है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग डिस्टर्ब इस तरीके से होती है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं। ओके, इसमें एपिलेप्सी वो प्रॉब्लम है कि जिसमें जो है वो मोटर फंक्शनिंग अफेक्ट होती हैं, फिट्स होते हैं, ठीक है, फिट्स आते हैं। इससे मिलता जुलता हमारे साइकोलॉजी में जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है उसमें हम कहते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट बहुत हट्टा कट्टा बिल्कुल नॉर्मल है, उसने मास्टर्स कर लिया, उसकी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद उसके सिम्टम्स स्ट्रेसर्स की वजह से आने लगे कि वो बेहोश हो जाता है कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर वो पब्लिक में बेहोश हो रहा है, जहाँ पर 2 लोग बैठे हों, जहाँ पर कोई एक पर्सन हो, ठीक है, उसको फिट्स पड़ने लग गए। लेकिन अगर कोई है वो ऐसी जगह पे गिर रहा है जहाँ पर उसको सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं फिजिकली कि वो कन्वर्जन का पेशेंट है या बाकी में एपिलेप्सी का है। एक तो ईईजी हम करवाते हैं पेशेंट का। ईईजी में अगर ब्रेन वेव्स स्मूथ नहीं हो, नॉर्मल नहीं हो, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, फिट्स हैं। इसके अलावा हमारे अपने साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस भी होते हैं जो कि हम कन्वर्जन और एपिलेप्सी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। लेकिन ये चीज़ें होती हैं। एक पेशेंट मैंने जिन्ना में देखी थी कन्वर्जन डिसऑर्डर की, कि जो गाँव से आई थी और वो गाय की आवाज़ निकाल रही थी। लेकिन उसी वक्त जब हम डॉक्टर्स का विजिट होता था, डेली 10 बजे होता था, तो हर 10 बजे डेली वो एक खास साउंड निकालती थी, गाय की आवाज़ निकालती थी। ये भी एक टाइप थी, लेकिन दैट वाज क्योंकि वो चीज़ें होना कि जो नॉर्मल नहीं है। पार्शियल ब्लाइंडनेस होती है, पैरालिसिस भी होता है, दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। पार्शियल ब्लाइंडनेस के आधे एक आंख से नजर आ रहा है, एक से नहीं आ रहा, और ये एक्वायर्ड है, कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि ये शुरू से है, एक्वायर्ड का मतलब है कि ये अभी 2 दिन पहले शुरू हुआ है। जिस तरह से कन्वर्जन के सिम्टम्स आते हैं उसी तेजी से वो चले जाते हैं, बट वी डोंट नो व्हेन। लेकिन ये सब स्ट्रेसेस की वजह से होता है, प्रेशर की वजह से होता है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो कि मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अल्कोहल बहुत अफेक्ट करती है मेंटल हेल्थ को। रियलिटी कांटेक्ट चला जाता है, इसमें साइकोसिस भी आ जाता है क्योंकि रियलिटी कांटेक्ट नहीं होता। टोबैको यूज से भी जो ब्रेन जो है वो सुन की तरफ जाता है, तो वो इट्स आल्सो प्रोहिबिटेड। अदर इलीगल सब्सटेंसेस लाइक hashish and marijuana. Suicidal ideation behaviors, thoughts and प्लान्स अबाउट किलिंग oneself, ये तकरीबन हर ही डिसऑर्डर के अंदर देखा जाता है। आइडिएशन होती है या अटेम्प्ट्स भी होते हैं, राइट। और ये ज़्यादातर समर में केसेस आते हैं सुसाइडल आइडिएशन के। एक पेशेंट मेरे पास बहुत पुराना आता था और वो डिप्रेशन में था, सिवियर डिप्रेशन में। ECT शॉक्स पेशेंट को दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव शॉक्स। वो उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में कि जिन पेशेंट्स की मेमोरी ओमिट करनी हो, फेड अप करनी हो, ठीक है। ये लास्ट ट्रीटमेंट होता है आफ्टर मेडिसिन। इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव शॉक्स के बावजूद उस पेशेंट को 12 पेयर्स दिए गए, 12 पेयर्स, एक्सट्रीम लेवल है ये। और वो किसी अस्पताल में उसको लेकर, जब मेरे पास वो लाए गए पेशेंट, तो वो ट्रीटमेंट उनका वहाँ से हो चुका था, किसी अस्पताल से फिर आए। उस पेशेंट को और कोई चीज़ याद नहीं थी अलावा उस इवेंट के जो वो भूलना चाहता था। ये हुआ उनके साथ। ऐसा भी होता है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं ECT देने के लिए, तो वो क्या मेमोरी ले जाएं, क्या मेमोरी छोड़ दें। तो वो मेमोरी रह गई जिसकी जो प्रॉब्लमेटिक थी, और बाकी सब चीज़ें उड़ गई, सब चीज़ें फेड अप हो गई। खैर वो पेशेंट आते रहे, तो वो
15 सेशंस में बहुत स्टेबल हो गए, डिप्रेशन में थे। अच्छा, डिप्रेशन की एक बात ये भी है कि जब डिप्रेशन से इंसान उठता है तो वो ज़्यादा खतरनाक उसी वक्त होता है जब वो उठे, क्योंकि डिप्रेशन जाने के बाद उसमें आएगी एनर्जी, और वो एक होगा तो वो नॉर्मल, लेकिन हो सकता है कि वो हाइपोमेनिया के फेज में भी चला जाए, राइट, मे बी पॉसिबल। तो अगर पेशेंट गायब हो जाए, ठीक है, और वो फिर आपके पास नहीं आ रहा, कहीं से उसका पता नहीं है, कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है, तो हो सकता है कि ही में कमिट सुसाइड, मे बी, क्योंकि उसने जो प्लानिंग डिप्रेशन में की थी वो हो सकता है एक्सिक्यूट वो उस पर बाहर निकलने, क्योंकि बाहर निकल के उसकी एनर्जी वापस आ गई है, उसके प्रॉब्लम्स तो वहीं पर ही है ना, उसके प्रॉब्लम्स मतलब जो रियलिटी है लाइफ में कि कोई चीज़ उससे छिन गई है जिसकी वजह से वो अपसेट है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में है, वो प्रॉब्लम तो वहीं पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके जो एनर्जी है जब वो आई है तो मे बी पॉसिबल कि वो इम्प्लीमेंट कर ले। तो इसलिए कहते हैं कि 25 सेशंस पेशेंट को लेने चाहिए थेरेपी के, एंड देन दिस पेशेंट डिसअपीयर सडनली। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको एड्रेस नहीं बताते, जो मोबाइल नंबर सिर्फ अपना ही देते हैं, किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, और एडल्ट्स के हम इन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं, क्योंकि उनकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है, हम ऐसे किसी को रिवील नहीं कर सकते कि कोई, क्योंकि हमारी सोसाइटी से पहले ज़माने में, आज से 5 साल पहले लोग छुप कर आते थे घर, ये जो बात है ये कोई 12 साल पुरानी बात है जो मैं बता रही हूँ। तो पेशेंट जो डिसअपेयर हो गया तो उसने कहा था कि उसकी फैमिली में किसी को नहीं पता, बिकॉज इट्स अ सोशल स्टिग्मा, एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ सोशल स्टिग्मा, अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी लोग बहुत ओपन अप हो गए। लेकिन फिर जब वो गायब हुआ तो उसके जो 2 नंबर्स थे उन पे हॉस्पिटल ने खूब ट्राई किया, हॉस्पिटल ने बहुत इंक्वायरी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन अगर कोई पेशेंट ओपीडी में आके ये कहे कि वो कुछ करने जा रहा है सुसाइडल, तो उसको वहीं पर ही रोक लिया जाता है, और किसी न किसी को घर से इन्फॉर्म किया जाता है, उसको जाने नहीं देते। ये एक रूल है, इथिकल रूल है, एंड वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट रूल, क्योंकि अगर कोई इंसान आके कहता है कि किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है मेरे प्रॉब्लम्स का, मुझे थेरेपी चाहिए, तो हम उसको थेरेपी देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिले ताकि हम इन चीज़ों को क्योर कर सकें। ये इथिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इथिक्स साइकोथेरेपी में हम बहुत ज़्यादा उसको वेटेज देते हैं, क्योंकि इसके बिना साइकोथेरेपी जो है वो 10% भी नहीं है। इथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स अफेक्ट मेंटल हेल्थ। क्या क्या चीज़ें मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक जेनेटिक फैक्टर्स बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं। चाइल्डहुड इवेंट्स के बारे में बताऊं कि आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। मैंने दो बुक्स भी लिखी हैं इसके ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस पे, कि ख़वातीन पे तशद्दुद होना। अब ख़वातीन पर जब तशद्दुद होता है तो बच्चे अफेक्ट होते हैं, बिकॉज दे आर द विटनेस ऑफ दिस अब्यूज, एंड दीज चिल्ड्रंस in their later life cannot develop a good healthy relationship with their spouse, with the environment, with the society. तो ये etiology भी कि mental health उन बच्चों की जिन्होंने parental abuse देखा होता है, और पेरेंट्स का झगड़ा, फिजिकल फाइट, ये सब कुछ उन्होंने विटनेस किया होता है, they cannot survive later in their life without a therapist. अगर उनका बहुत अच्छा एक्सपोजर है, उनका स्पाउस बहुत अंडरस्टैंडिंग उनको मिला है, बच्ची हो या बच्चा हो, तो शायद वो चल सकें, लेकिन दे हैव वेरी वेरी बैड इफेक्ट्स ऑन देयर मेंटल हेल्थ। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है पुअर सेल्फ स्टीम, अपने बारे में बुरा सोचना, मैं तो हमेशा बुरा करता हूँ, मैं तो मुझसे हमेशा गड़बड़ होती है, मेरे काम हमेशा बुरे होते हैं, देखो ये भी गलत हो गया, मैंने कर दिया। ये अगर सेल्फ टॉक रिपीटेडली, आगे मैंने पॉजिटिव एफर्मेशन का जिक्र किया है, तो मैं बताऊंगी कि कैसे आप इन डायलॉग्स को जो आप अपने आप से करते हैं उसको डिके कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अगर अपने बारे में बुरा सोचते रहेंगे तब वो भी आपकी साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगी। सोशल फैक्टर्स में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस में मैंने काम किया, इसमें जो फैमिलीज हैं उसमें मर्द हज़रात की अगर जॉब नहीं है तो वो अब्यूसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, सब्सटेंस यूज़ की वजह से, they are more intended to beat their wives and the other family members. कॉजेज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, वही चीज़ है कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स की वजह से जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रेशर की वजह से, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जीन की वजह से, और पुअर सेल्फ स्टीम है जो इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, और एडवर्स चाइल्डहुड लाइफ एक्सपीरियंसेस या इवेंट्स के अब्यूज़ हो गया या निगलेक्ट हो गया, या कंपेयर करते हैं पेरेंट्स बच्चों को आपस में,
इसके बारे में मैंने बहुत बात की है, बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, क्या हम ट्रीटमेंट देते हैं और क्या चीज़ें आप खुद से भी रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो है वो मेंटल हेल्थ के साथ हैं, तो आप खुद भी कुछ रीडिंग कर सकते हैं, जिसमें CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो इंटरनेट पर मौजूद है, REBT रैशनल मोटिव बिहेवियर थेरेपी, BT बिहेवियर थेरेपी है, हिप्नोसिस है जो कि मैं करवाती हूँ, और काउंसलिंग भी है। ठीक है, अब ये CBT, REBT और BT ये क्या काम करते हैं? इनका काम बेसिकली ये होता है कि आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना, आपका द वे यू थिंक अबाउट इवेंट इट चेंजेस इट। कि अगर किसी का कॉग्निटिव एरर है, दिमागी प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम का मतलब है कि सोच का प्रॉब्लम, सोच की कन्फ्यूजन ये है कि माइंड रीडिंग है, माइंड रीडिंग मुझे आती है। माइंड रीडिंग का मतलब क्या है कि दूसरे की सोच को पढ़ लेना, अच्छा अब तो ये कहने के लिए आई होंगी, दिस इज कॉल्ड माइंड रीडिंग। अच्छा इन्हें तो ये कहना है मुझसे, अच्छा मुझे तो पता था। नेगेटिव सोचना, इसमें माइंड रीडिंग में क्या है कि नेगेटिव सामने वाले के बारे में सोच लेना, इट इज माइंड रीडिंग। तो इस सोच को चेंज करना, ऑल और नथिंग, या तो मुझे सब चाहिए या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मेरे आने चाहिए तो 90 मार्क्स आने चाहिए थे, मुझे 89 का कुछ नहीं करना, मूड खराब, डिप्रेशन में बच्चा चला गया, ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास। ऑल और नथिंग, तो ये जो दिमाग के खलल होते हैं या दिमाग की जो मिस्टेक्स होती हैं, इनको करेक्ट किया जाता है इन थेरेपीज के जरिए। हिप्नोसिस के जरिए जो है वो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे काम किया जाता है। काउंसलिंग उन पेशेंट्स पे की जाती है जिनके प्रॉब्लम्स माइनर लेवल के होते हैं, उनके लिए काउंसलिंग है, और थेरेपी उनके लिए की जाती है जो कि डायग्नोस्टिक पेशेंट्स होते हैं। हाउ टू कोप, कैसे कर सकते हैं? अवॉइड करें, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स, चॉकलेट्स क्योंकि वो डिप्रेशन कॉज करते हैं, अलावा ब्लैक चॉकलेट के, ब्लैक चॉकलेट इज़ वेरी गुड। कॉफ़ी एंड टी अवॉइड करें, सिगरेट्स एंड शुगरी ड्रिंक्स आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि ये आपके जो एक तो एजिंग फैक्टर्स को भी बहुत कॉज करता है, एजिंग फैक्टर्स लाइक जो आपको बहुत एजेड कर रहे होते हैं डे बाय डे, राइट। दूसरा ये कि मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर बात करती हूँ कि 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, इनका लेवल अगर आपके ब्रेन में कम होगा तो आपको एक्साइटमेंट, खुशी, प्लेजर महसूस नहीं होगा, मूड लो होगा और एंजाइटी होगी, डिस्ट्रेस होगा। अगर इसका लेवल ऊंचा होगा, बढ़ा हुआ होगा, अबव एवरेज होगा, तो आप यूफोरिक मोड में या हाइपोमैनिक मोड में चले जाएंगे। आपको इसका लेवल मॉडरेट रखना है। वो ज़रूरी नहीं कि मेडिसिन से ऐसा सारा ऐसे करें, बल्कि आप वो अपनी डाइट से भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, राइट, और कीवी, उसमें विटामिन ई होता है, ये खाएं। डेयरी प्रोडक्ट खाएं, योगर्ट है या शेक्स हैं, वो पीने से आपका लेवल इसका बेहतर रह सकता है। ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी पीने से इसका लेवल बेहतर रहता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ग्रीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स आपने खाने हैं, तो ये आप खुद से भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। सोशल मीडिया डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ चाहते हैं, क्योंकि हम हर वक्त हर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे ब्रेन को अब क्यों इतनी जल्दी है हर काम करने के लिए, क्योंकि हमारे ध्यान में हर चीज़ इंड्यूस की जा रही है, ये फला चीज़। अब अफ्रीका में कुछ होता है तो हमें उसी वक्त लाइव पता चल जाता है कि ये हो रहा है। ओके, इज दैट गुड थिंग? पहले कितना सुकून होता था लाइफ में, अभी भी हो सकता है। पीपल हैव, एक बच्चा मेरे पास आया जो कि पेशेंट का भाई था, उसकी मम्मी ने जब मुझे ये बात बताई उस बच्चे के बारे में, ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे बहुत हैरत हुई, बहुत, क्योंकि मैंने अपने पूरे कैरियर में ऐसी बात सुनी नहीं थी। बच्चे ने कहा, 19 ईयर्स ओल्ड बच्चा, कि मेरा ये बच्चा तो कहता है कि मम्मा मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे आप वो जो है वो जो सिंपल मोबाइल होता है वो वाला दे दीजिए जिस पे इंटरनेट नहीं होता है, स्मार्टफोन नहीं मुझे चाहिए, बल्कि वो भी इसलिए मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं जब कॉलेज आता हूँ तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँ कि मतलब हाउ अ पर्सन कैन थिंक अबाउट हिज रिलैक्सेशन इज़ द ओनली वे कि आप इन चीज़ों को नोट डाउन करें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है, इसलिए आधा घंटा अपने आप को दें, पूरे दिन में आधा घंटा अपनी थॉट्स को दीजिए कि आप क्या, आपने पूरे दिन क्या किया, आप पूरे दिन क्या सोचते रहे, आपने क्या पॉजिटिव नेगेटिव किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। लेट योर इमोशंस कंट्रोल, डोंट लेट योर इमोशंस कंट्रोल योर रीजनिंग। हम जब इमोशनल होते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया, जो कि इन्होंने बताया था कि जब हम इमोशनल होते हैं तो हम बात नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, आवाज़ में शिवरिंग आ जाती है, लहजा अंदर चला जाता है, बात भी दब जाती है, रोना 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 आता है। तो अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आपकी रीजनिंग नहीं रहेंगी। ओके, तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है।
मेडिटेशन, योगा और लाइट एक्सरसाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ। कोई दुबला हो या मोटा हो, मैं सबको ये कहती हूँ कि आपने जिम जाना है या आप एटलीस्ट वॉक करें आधा घंटा 30 मिनट्स, क्योंकि वॉक करने से आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स मूव होते हैं, आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है, आपका स्टमक बेहतर होता है, तो ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी, पूरी आपकी हेल्थ और आपकी ड्यूटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्न ऑफ एनी डिस्ट्रैक्शंस टू इनिशिएट स्लीप, जैसे कि लाइट्स ऑफ करना बहुत ज़रूरी है सोने से पहले, ओके क्योंकि अगर आप लाइट्स ऑफ करें ऑन रखेंगे तो एक स्ट्रेस जो है वो आपके आईज के थ्रू आपकी ब्रेन में जाएगा, क्योंकि वो एक ऑन है, क्योंकि इट्स जस्ट रिफ्लेक्टिंग टू सन, ठीक है, लाइट इज रिफ्लेक्टिंग टू सन। और दिन में हमारी जो नेचुरल अल्लाह ने हमें जो बनाया है वो ये है कि दिन में हमें जागना है और रात में हमें सोना है, दिस इज द नेचर। वो लोग जो रात को जागते हैं दिन में सोते हैं, उनके हजारों एंजाइटी के इश्यूज आते हैं, जो कि मैं देख रही होती हूँ। विजुअल स्टिमुलाई एंड लाइट में हेल्प कीप योर माइंड एक्टिव एंड कंट्रीब्यूट टू एंजाइटी। वही बात है, आपने पहले ये कहा जाता था कि 8 घंटे की नींद लेनी है, लेकिन अब नई रिसर्चेस कहती है 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए, 12 आवर्स की, और अच्छी क्वालिटी नींद स्लीप होनी चाहिए। बिलीव दैट यू आर गुड इन स्टडीज़। अगर स्टूडेंट्स की तरफ बात करूँ तो उनके लिए बात करूँ तो आप इस चीज़ पे ट्रस्ट रखो कि आप अच्छे हो स्टडीज़ में, अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझें। आप जब भी कंपेयर करेंगे तो आप जेलसी में आ जाएंगे। कंपेयर करें कंपटीशन के लिए, जेलसी के लिए नहीं। जेंडर और रेस कैन नॉट सेट योर लिमिट्स, ये उन लोगों के लिए कि जहाँ पर जो है वो रेसिज्म होता है, लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। कंसीडर द वर्ड्स, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 5 मिनट लेट पहुँच गए, अपना बस ये पैटर्न ना बनाएं, क्योंकि कुछ लोग या स्टूडेंट्स या कुछ एम्प्लॉय से कहते हैं हमेशा 15 मिनट लेट ही आना है उन्होंने, ये पैटर्न है, तो इस पैटर्न को बेहतर करना चाहिए। लेकिन अगर आप कभी वंस इन अ ब्लू मून 5 मिनट 10 मिनट लेट जाते हैं तो अलाउ योरसेल्फ फॉर दैट मिस्टेक। गिव पॉजिटिव एफर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टेक्निक है पॉजिटिव एफर्मेशन की। मेरे पास एक पेशेंट आई जिससे आपको समझाऊँ मैं कि ये क्या है पॉजिटिव एफर्मेशन। और बाहर ओपीडी में बड़ा शोर हुआ कि बड़ा शोर हो रहा था, मैं अंदर पेशेंट देख रही थी, तो मेरे पीए ने बताया कि बाहर एक पेशेंट है जो कि चाहती हैं कि ये जो पेशेंट मेरे सामने आपके सामने बैठा है ये चला जाए, और बाहर भी उन्होंने बात कर ली है कि वो जो नेक्स्ट पेशेंट था उसके बदले वो आना चाह रही है, वो नई पेशेंट है। तो जो पेशेंट बैठा था तो वो खुद गिव अप हो गया, क्योंकि वो स्टेबल था थोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी कंडीशन मुझे ज़्यादा बुरी लग रही है, उनके बाहर से आवाज़ आ रही है, तो आप उनको बुला लें। तो उनको मैंने बुलाया एंड शी वॉज अनेबल टू सिट ऑन अ चेयर। वो खड़ी हुई थी पूरे सेशन में, खड़ी खातून थी, खड़ी हुई थी। उनको मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपको, तो उन्होंने कहा कि मुझे डायबिटिक्स से बहुत डर लगता है, डायबिटिक्स ना हो जाए मुझे। अच्छा, कैसे डर लगता है? मेरी ना बॉर्डर लाइन डायबिटिक्स आई है। ओके, बॉर्डर लाइन आई है, तो आपको डर कैसे लग रहा है? क्योंकि अभी पिछले महीने ना मेरे 2 कजन्स का आर्म और लेग एलिमिनेट हुआ है डायबिटिक्स की वजह से, इसलिए मुझे डर है कि आप, मेरी भी बॉर्डर लाइन आई है, मेरे फादर को भी थी, तो अब मुझे भी हो जाएगी। अच्छा, आप सिर्फ इतना बताएं, क्योंकि मैंने हिप्नोटिक टेक्निक अप्लाई की उनके ऊपर। हिप्नोटिक टेक्निक बहुत फास्ट रिकवरी के लिए की जाती है। और शी वॉज क्राइंग कि मुझे ठीक कर दें, मुझे ठीक कर दें। मैंने कहा अच्छा आप ये बताएं मैं आपको किस चीज़ से ठीक करूँ, आप मुझे डायबिटिक्स से बचा लीजिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपका इंटेक क्या है शुगर का? बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, 1 महीना हो गया कुछ नहीं खा रही। अच्छा, फिर मैंने कहा आप आजकल क्या बोल रही हैं, फोकस ऑन दिस, कि आप आजकल क्या बोल रही हैं। शी सेड कि मैं दुआ मांगती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह मुझे डायबिटिक्स ना हो जाए, मुझे डायबिटिक्स ना हो जाए। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर उनको सिर्फ एक बात बताई, मैंने कहा कि आप ये बताएं अगर आपका दुश्मन होगा तो आप अपने दुश्मन को फेस करेंगी या उसकी तरफ कबर करना चाहेंगी? तो उसने कहा कि मैं अपने दुश्मन को जो है वो फेस नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे नफरत है अपने दुश्मन से। मैंने कहा दिस डायबिटिक इज़ योर एनिमी, और आप पूरे दिन डायबिटिक्स की तस्वीर पढ़ रही है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो दुआ मांगती हूँ, ये तो मेरी दुआ है, अल्लाह से दुआ मांगना बुरी बात है। मैंने कहा नहीं, आप इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी स्विच कर लीजिए और आप मेरे पास आप 5 दिन के बाद आइए। और उनको मैंने एक सेंटेंस उन्हीं की मर्जी से लिखवा दिया, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था, कि मैं सेहतमंद महसूस कर रही हूँ। ठीक है, तो वो इस पर एग्री हुई कि ठीक है, मैं अब डायबिटिक्स को जबान पे नहीं लेकर आऊँगी, डायबिटिक वर्ड को, मैं सेहतमंद महसूस कर रही हूँ। फिर थोड़ी सी वो सेशन में काम डाउन हुई, तो फिर मैंने उनको फिर बिठा के कहा कि आपने इसको सोचना है कि सेहतमंद आपके जहन में क्या इमेज आता है सेहत का, कि मैं फल खा रही हूँ,
और मैं गार्डन में बैठी हूँ और मैं बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हूँ, मैं कुकिंग कर रही हूँ, ये 5-6 चीज़ें बताई, ये सेहत की मुझे लगता है कि मैं सेहतमंद हूँ तो मैं ये कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप जब कोई मशीन यूज़ नहीं कर रही हो, काउच पे बैठी हो या लेटी हुई हो, तो आपने इसको इमेज भी करना है, इमेज करना है और फिर बोलते रहना है, सोचना है इस जुमले को। टेक 5 days एंड देन कम बैक टू मी। व्हेन शी केम टू मी, तो उनका बेटा पहले आया मेरे पास, और वो उन खातून की जल्दी शादी हो गई थी, शी वॉज 35 में भी, और उनका बेटा जो है वो काफ़ी यंग था, 15 साल का। उसने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, ये तो आप खाना भी पका दिए। अच्छा, फिर मैंने उनको ही बुलाया खातून को, मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि मैं ना बहुत स्ट्रेस ले रही थी, मैं तो हर वक्त डायबिटिक्स, मुझे तो हर चीज़ में तो सोने में भी नाइटमेयर आ रहे थे डायबिटिक्स के। तो व्हाट हैपेंड टू दिस वुमन कि हम अपने दुश्मन को हर वक्त सामने रखते हैं, और जब दुश्मन को सामने रखेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, बात नहीं कर सकती या फला काम नहीं कर सकती, बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकती, ओके, कोई भी लिमिटेशन, ये सब लिमिटेशंस हैं, खौफ है। तो इस खौफ को आप ओवरकम कर सकते हैं। आप सब अपने अंदर सोचें कि आप लोग अपने आप से क्या बात करते हैं। हम सब अपने आप से क्या बात करते हैं पूरे दिन? हम बहुत सारी बातें अपने आप से करते हैं, वी डू टॉक। तो वो आप अगर पॉजिटिव कर लें तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे लाइफ में। सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कहती हूँ कि आप अगर किसी से बात करते हुए इतना केयरफुल नहीं हो, बल्कि अपने आप को मुखातिब करते हुए आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ के ऊपर अफेक्ट करता है। पावर हैव वर्ड्स, वर्ड्स हैव पावर, एंड दिस इज वेरी ऑथेंटिक। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अल्फाज होते हैं उनकी इतनी अहमियत है कि अगर आपको कोई अच्छा लफ्ज़ कह भी दे, दुश्मन, कोई एनिमी, हमें पता है कि ये पर्सन हमसे जेलस है, और वो कुछ अच्छा कह दे तो वो सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एंड समवेयर उसके लिए पॉजिटिविटी हमारे अंदर स्टार्ट हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कि आई वुड लाइक टू आस्क कि ये जो भी आपने बताया पॉजिटिव अफर्मेशन, बट लाइक माइंड साइंसेस जो है ये बहुत डेवलप हो रही है। इनफैक्ट पीपल आर डेवलपिंग प्रोग्राम्स एंड अर्निंग मिलियंस वो सिंपली दे मेक पीपल थिंक गुड। यस, एंड उसके बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट आ रहे हैं। और लाइक मैं ये सोच रही थी कि इसकी बेसिक लाइक माइंड प्रोग्रामिंग मैंने भी कुछ कोर्सेज किए हैं, मैंने थॉट स्टेटली भी कि इसकी बेसिस ये है कि जैसे एक हदीस में आता है कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक उससे मामला करता हूँ। हम सो गुड कि हम सिंपली सोच लें, और हमें पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म की कितनी मतलब कुरान हदीस में बातें आती हैं कि इट इज अमेजिंग कि जस्ट थिंक गुड। यस, एंड थिंक गुड। कुरान मजीद में पॉजिटिव 1400 साल पहले ही बताया गया था कि आप अच्छा सोचें, बस बुरा मत सोचें। और गुमान करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, गुमान नहीं करें, गलत गुमान नहीं करें। तो ये जो चीज़ है बहुत अब आज प्रूवन है, ऑथेंटिक है, और हम जो चाहते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। आप यूनिवर्स से बात करें, सुबह उठते ही यूनिवर्स से मुखातिब हों, दैट यूनिवर्स आज के दिन मुझे अच्छी चीज़ें अल्लाह जो है वो मुझे अता करे, ठीक है। ये अपने आप को आप बता सकते हैं। एक पॉजिटिव अफर्मेशन ये भी है कि आज के दिन मुझे अच्छी चीज़ें अल्लाह दे, और आज के दिन मेरे साथ सब अच्छा हो, जो मैं चाहती हूँ वो मेरे मुताबिक हो, जिस तरह मैंने प्लान किया वैसे ही हो। तो अगर आप बेड पे ये सब बोलेंगे तो आपकी पूरी बॉडी इसको एक्सिक्वेट करेगी, क्योंकि वो सब सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो रहा है। तो हर चीज़, हर डायलॉग, हर वर्ड हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। और अगर फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर यूट्यूब पे मेरा चैनल है डॉक्टर दानिश के नाम से, और जो है फेसबुक पे भी है, तो वहाँ से आप मेरे जो है वो टीवी शोज देख सकते हैं और अदर चीज़ें देख सकते हैं। तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी टॉपिक्स के बारे में अलग अलग चीज़ें होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो अलग अलग, जैसे ख्वाबों के ऊपर मैंने बात की थी, ड्रीम्स के ऊपर, और इसके अलावा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, मोबाइल डिटॉक्स। इसके अलावा एक डोमेस्टिक वायलेंस का पिछले दिनों एक केस आया था कि एक एंकर को उनके हस्बैंड ने अब्यूज़ किया था। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस जो है वो मैंने की हैं, और इसके ट्रीटमेंट्स भी मैंने बताए हैं। तो यू कैन ऑल्सो कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच।